हे एवरीवन, इफ़ आप सी लैंग्वेज सीखने का प्लान कर रहे हैं या फिर आपके कोर्स में सी लैंग्वेज आ गई है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ढंग से देखें तो आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना सीख सकते हैं। सी बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है और बहुत ही इजी लैंग्वेज है, बट अभी स्टार्टिंग के अंदर हम किस तरीके से सी लैंग्वेज सीखी जाती है उस पर बात करेंगे। हम थ्योरीज पे भी बात करेंगे, हम प्रैक्टिकल्स पे भी बात करेंगे, जिसमें कि स्टार्टिंग में फोकस रहेगा थ्योरीज पे। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, बुक्स की बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ हम बातें करेंगे उन्हीं चीज़ों की जिसको ज़रूरी है प्रैक्टिकल के लिए। थ्योरीज इस समझ में नहीं आए तो पेज पे आप लिखते रहिएगा, फिर हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल करेंगे, उस टाइम उनको समझ में आ जाएगी। तो ये वीडियो करीब 30 मिनट के आसपास का बनेगा। तो जो भी स्टार्टिंग में थ्योरीज हो तो उनको एक पेपर पेन पे नोट कर लीजिएगा। अब सी की बात करें तो सी बहुत ही बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इफ़ आपको आगे प्लान कर रहे हैं सी प्लस प्लस, जावा, एडवांस जावा सीखने की या आगे भी फर्दर लैंग्वेजेस सीखने की, तो सी बहुत ही हेल्पफुल रहती है लर्न करने के लिए। और अदरवाइज इफ आपके कोर्स में भी है और एग्जाम में आने वाली है तो भी सी लैंग्वेज को सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सी में बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती है, और अभी से फोकस करके आगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले सी में आती है सिंटैक्स। सिंटैक्स को आप इस तरीके से समझिए जैसे किसी भी लैंग्वेज में बात करने के लिए एक फॉर्मेट होता है, वैसे ही सिंटैक्स सी के अंदर के फॉर्मेट्स होते हैं कि किस तरीके से कोड लिखा जाएगा और किस तरीके से किस वर्ड का क्या मीनिंग रहेगा, उसी को हम सिंटैक्स कहते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, जैसे कि जो सबसे ऊपर दिख रहा है वो हेडर फाइल्स हैं। हेडर फाइल्स क्या होती है वो हम आगे समझाएंगे आपको। अभी समझिए कि जैसे मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर जितना भी कोड होता है इस ओपन ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस में, वही कोड मेनली रन होता है। तो ये चीज़ समझने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनका एक फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट को हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। तो अब ये हेडर फाइल्स क्या होती है या उस कोड के अंदर हम क्या क्या लिखेंगे वो हम अभी आगे समझते हैं। तो दोस्तों, दूसरी जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो कि इसके अंदर देखी जाती है वो होते हैं डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स। सो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कुछ सेव करना चाहते हैं सी लैंग्वेज के थ्रू, तो हमको किसी भी डेटा का एक डेटा टाइप डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। जैसे में दो टाइप के बेसिक डेटा टाइप होते हैं, पहला प्राइमरी डेटा टाइप, सेकंड सेकेंडरी डेटा टाइप। सो प्राइमरी डेटा टाइप के अंदर क्या आता है? प्राइमरी डेटा टाइप में 4 डेटा टाइप आते हैं, पहला कैरेक्टर, सेकंड इंटीजर, थर्ड फ्लोट, फोर्थ डबल। सो कैर, इंट, फ्लोट एंड डबल क्या क्या होते हैं वो अभी हम समझेंगे। सेकेंडरी डेटा टाइप में क्या आता है? एरे, पॉइंटर और स्ट्रक्चर। ये थोड़ा एडवांस क्लासेस के अंदर हम लोग सीख लेंगे, बट जो बेसिक्स हैं कैर, इंटीजर, फ्लोट और डबल, वो क्या क्या होते हैं आइए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स हमारे डेटा को स्टोर करने के काम आते हैं। तो जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं हमारे प्रोग्राम में, तब हमको डेटा टाइप का यूज करना होता है। बिकॉज जब भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसका डेटा टाइप हमको डिक्लेयर करना होता है कि वो वेरिएबल किस टाइप के डेटा को सेव करेगा हमारे प्रोग्राम में। जैसे इंटीजर टाइप का डेटा सेव करेगा, या कैरेक्टर टाइप का डेटा सेव करेगा, या स्ट्रिंग सेव करेगा, या फिर डेसिमल मींस फ्लोट टाइप का डेटा सेव करेगा। इसीलिए डेटा टाइप और वेरिएबल्स दोनों साथ में ही चलते हैं। डेटा टाइप एक वेरिएबल का डिसाइड करना होता है जिसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करने वाले होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए आपने कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप लिया। कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप में 1 बाइट स्टोर हो सकता है, और आप स्क्रीन पे देखिए उसमें ABC या कोई कैरेक्टर टाइप का डेटा ही स्टोर किया जा सकता है। सेकेंड डेटा टाइप है इंट। इंट इज इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है? हम न्यूमेरिक वैल्यूज सेव करते हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज इसमें 2 बाइट तक का डेटा सेव किया जा सकता है। और एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो 10, 20, 120, 800, कोई भी नंबर हम उस वेरिएबल में सेव कर सकते हैं जब वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। थर्ड हमारा होता है फ्लोट, जो कि 4 बाइट्स का होता है, और उसमें पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज सेव करते हैं, डेसिमल वैल्यूज लाइक 1.2, 3.4 लाइक दैट, राइट। डबल भी हमारा फ्लोट टाइप का ही होता है जिसमें डेसिमल वैल्यू सेव होती है, बट फ्लोट से उसमें सेविंग पावर डबल होती है। जस्ट फ्लोट में 4 बाइट्स है तो डबल में 8 बाइट्स होती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है।
सो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए पहले हमें डेटा टाइप लिखना होता है, डेटा टाइप के बाद में हमको उस वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करना होता है। अब वो नाम हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक इंटीजर टाइप का एग्जांपल के तौर पे देखिए कि इंटीजर का एक x डिक्लेयर किया। सो x एक वेरिएबल है जिसका टाइप है इंटीजर, मींस x के अंदर मैं कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू सेव कर सकता हूँ, राइट। सेकंड, इंटीजर नंबर, मतलब मैं किसी भी नाम का सेव कर सकता हूँ। थर्ड, जो मैंने एग्जांपल दिया है इसमें देखिए कि इंट माई स्पेस नेम, राइट, ये भी एक टाइप होता है। फोर्थ है इंट स्पेस माई नेम विदाउट स्पेस, राइट। सो जो थर्ड है स्पेस, जब भी हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं तो उसमें स्पेस नहीं दिया जाता। इफ आप स्पेस देंगे तो उसमें एरर जनरेट हो जाएगा, राइट। और वेरिएबल सबसे जरूरी क्यों होता है कि वेरिएबल के अंदर हम यूजर से वैल्यू ले सकते हैं और हम उन वेरिएबल्स के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग, बाद में कभी यूज करने के लिए। इसलिए वेरिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, और वेरिएबल्स हमेशा यूज आएंगे चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। रिमेंबर, वो जरूरी चीजें क्या है जो आगे अपन को याद रखनी है, तो इनको कहीं पे लिख लीजिएगा आप। फर्स्ट, प्रिंटफ फंक्शन होता है, बेसिकली प्री डिफाइन एक फंक्शन है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं आउटपुट पे प्रिंट करने के लिए, स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए। सेकेंड, स्कैनफ भी प्री डिफाइन एक फंक्शन होता है जिसका हम यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। फिर उसके बाद में जब भी हम इनको यूज करेंगे प्रिंटफ या स्कैनफ के साथ में, सो कैरेक्टर के साथ यूज होगा %c, इंट के साथ यूज होगा %d, स्ट्रिंग के साथ यूज होगा %s और फ्लोट के साथ यूज होगा %f। तो इस तरीके से हम बेसिकली समझ सकते हैं कि इन चीजों को यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स को प्रिंटफ या स्कैनफ के साथ। अब वो कैसे यूज करेंगे हम आगे प्रैक्टिकल में समझ लेंगे। तो अभी आप एक बार लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आए, बट जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इनको यूज कैसे कर रहे हैं हम प्रोग्राम बनाने के लिए। तो आइए दोस्तों अब आगे समझते हैं कि हेडर फाइल्स क्या होती है। हेडर फाइल्स प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज करने के लिए एक लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। तो कुछ हेडर फाइल्स के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस ऑलरेडी सेव होते हैं और उन फंक्शंस को यूज करने के लिए उन हेडर फाइल्स को हमको उस प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है। तो उनको इंक्लूड करने के लिए जो सिंटैक्स दे रखा है #include conio.h, #include stdio.h, सो इस तरीके से हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। सो बेसिक प्रोग्राम बनाने के लिए हमको इन दो फाइल्स की हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इन दोनों फाइल्स को हमेशा हमको इंक्लूड करना है। सेकेंड चीज, सेमीकॉलन एक ऐसी चीज है जो हमारे सी के प्रोग्राम में हर जगह यूज आएगी। जब भी हम एक लाइन कंप्लीट करते हैं तो उसके आगे सेमीकॉलन लगाना होता है, बिकॉज कंपाइलर को उसके अलावा समझ में नहीं आता। इफ सेमीकॉलन हम नहीं लगाएंगे लाइन के बाद में तो एरर जनरेट होगा। थर्ड, ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस। जब भी हम मेन फंक्शन लिखेंगे तो जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे वो ओपन और क्लोज ब्रेसेस के बीच में लिखेंगे। इफ कोई भी ओपन ब्रेसेस को हम क्लोज करना भूल जाते हैं तब भी एरर जनरेट होगा, इसलिए इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना है हमको। फोर्थ, क्लियर फंक्शन। सो CLR SCR जो फंक्शन है उसका हम यूज करते हैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक और फंक्शन है getCH। एक बार इसको ऐसा समझ लीजिए कि इस फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। अभी तक हमने बात कर ली है सिंटेक्स के ऊपर, हमने बात कर ली है डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के ऊपर, हमने बात कर ली है इनपुट आउटपुट फंक्शंस के ऊपर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग कुछ प्रोग्राम बना के देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि प्रैक्टिकली करने से वो प्रोग्राम कैसे बनते हैं। तो मैं आपको सारी चीज बताऊंगा कि हम लोग कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, उन प्रोग्राम्स को कैसे बनाएंगे और कैसे रन करेंगे। आपको बस उन चीजों को एग्जीक्यूट करना है एज इट इज। तो जब भी हम प्रोग्राम बनाएं तो उन प्रोग्राम्स को भी आप अपने किसी पेज पे लिख लेना या किसी नोटपैड पे लिख लेना, जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो तो उन प्रोग्राम्स को आप लिख सकें और आप रन कर सकें। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर से थ्योरी ही सब कुछ नहीं होती, प्रैक्टिस करने से ही वो बेटर समझ में आएगा। तो आप जब भी इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट 2 या 3 बार खुद भी प्रैक्टिस करके देखिए उन सभी प्रोग्राम्स का। दोस्तों, जो लिंक हमने दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टर्बो सी को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद में उस जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, एक्सट्रैक्ट ऑल कीजिएगा।
ये देखिए दोस्तों, हमने टर्बो सी को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर जाइएगा, इस फोल्डर को यहाँ से कॉपी कीजिएगा और इस फोल्डर को सी ड्राइव में पेस्ट कर दीजिएगा, जिससे कि ये यूज हो सके। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर टर्बो सी को पेस्ट कर दिया। और जब भी आप टर्बो सी को पेस्ट कर देंगे तो आप जाइएगा, यहाँ पर अंदर टर्बो सी प्लस प्लस नाम का फोल्डर होगा, यहाँ पर टर्बो सी प्लस प्लस नाम की एप्लीकेशन होगी, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा और इस तरीके से ये ओपन होगा। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम चाहें तो न्यू प्रोजेक्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर हम चाहें तो स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं थ्रू स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस। सो इस तरीके की विंडो ओपन होगी दोस्तों। स्टार्टिंग में हम फाइल पे क्लिक करेंगे और एक न्यू प्रोग्राम के लिए क्रिएट करेंगे। अब इसको मैक्सिमाइज यहाँ से कर सकते हैं हम। सो दोस्तों, सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाते हैं हेलो वर्ल्ड का। सो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लाइक #include conio.h, #include stdio.h। मेन फंक्शन हम लोग बनाते हैं ओपन ब्रेसेस एंड क्लोज ब्रेसेस। अब जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे इसके बीच में लिखेंगे। सो जैसे कि मान लीजिए हमने सबसे पहले बताया था, हम यूज करेंगे क्लियर स्क्रीन फंक्शन का, कि इफ पहले से स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ हो तो वो क्लियर हो जाए। फिर हम उसके बाद में यूज करेंगे printf फंक्शन का। सो हमने आपको बताया था कि printf फंक्शन का यूज होता है ताकि हम कुछ प्रिंट कर सकें। तो जैसे कि हम प्रिंट करना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड और लास्ट में हमने सेमीकोलन लगा दिया। जैसे हमने बताया था कि हर लाइन के बाद में सेमीकोलन लगाना जरूरी है। और लास्ट में हमने getch फंक्शन का यूज किया ताकि हम स्क्रीन को होल्ड कर सकें। तो अब चाहे तो हम प्रोग्राम रन पे क्लिक करके भी रन कर सकते हैं या फिर कंट्रोल F9 दबा के भी कर सकते हैं। ये देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है दोस्तों। एंटर करेंगे, हम बाहर आ जाएंगे। इफ हम वही getch यूज नहीं करते तो प्रोग्राम रन होता और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे प्रोग्राम रन हुआ और पता भी नहीं चला, वापस यहीं पे आ गया। सो getch से क्या होता है, स्क्रीन होल्ड हो जाती है, हम उसे देख सकते हैं कि वो रन हो गया है। ठीक है दोस्तों, सो ये होती है हेडर फाइल। ये कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो इन हेडर फाइल्स में होता है, जिनका यूज हम लोग करते हैं अपने फंक्शंस को यूज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम सेकंड प्रोग्राम बनाते हैं, जिस प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनसे यूजर से डेटा लेंगे और दो इंटीजर का एडिशन करेंगे। तो जैसे कि हम करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लियर स्क्रीन के बाद हम 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, printf के थ्रू यूजर को बताते हैं कि हमें कुछ इनपुट दीजिए, जैसे कि प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। और हम लोग scanf से क्या करेंगे, उसको गेट करने की ट्राई करेंगे, उसको हम इनपुट लेंगे। सो जैसे कि हमने बताया था कि जब भी इंटीजर यूज होगा तो %d यूज होगा, कॉमा एंड के साथ में हम लोग उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिस वेरिएबल में वो वैल्यू सेव करवाना चाहते हैं। फिर से हम printf यूज करेंगे, प्लीज एंटर सेकंड नंबर। और अब हम scanf के थ्रू दूसरे वाले वेरिएबल में वो वैल्यू सेव करवाएंगे। सो अब क्या होगा, इससे दोनों के दोनों वेरिएबल्स में यूजर जो भी दो वैल्यूज देगा वो सेव हो जाएगी। अब हम थर्ड वेरिएबल्स के अंदर उन वैल्यूज को सेव कर लेंगे। मींस हमने ए में और बी में जो भी वैल्यूज है उनका एडिशन किया और सी के अंदर सेव कर लिया। अब हम सी को प्रिंट करना चाहते हैं ताकि हम यूजर को बता सकें कि उन्होंने जो भी वैल्यूज दी है उनका सम क्या है। सम ऑफ 2 वैल्यूज आर। सो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे %d का और कॉमा के बाद लगा देंगे c। मींस जो भी हमारा ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होनी चाहिए। अब हम यूज करेंगे कंट्रोल F9 का। ठीक है, सो माय फर्स्ट वैल्यू इज 22, द सेकंड नंबर इज 12, सो द सम ऑफ 2 वैल्यूज आर 34। जो कि हम देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट वैल्यू को एंटर किया, सेकंड वैल्यू को एंटर किया, तो ऑटोमेटिक थर्ड वैल्यू का रिजल्ट आ गया हमारे पास में।
सो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग इंटीजर्स के प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें यूज कर सकते हैं कि इन्हीं तरीके से कस्टमर से या यूजर से हम कोई भी वैल्यूज एंटर करवा सकते हैं और उन वैल्यूज को रिटर्न में शो कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से कैरेक्टर के लिए प्रोग्राम बनाया जाता है। सो मान लीजिए कैरेक्टर नाम का हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं p, और हम प्रिंटफ में कस्टमर को या यूजर को बताते हैं कि प्लीज एंटर कैरेक्टर, और हम स्कैनफ में उसको यूज करेंगे %c के साथ। और फिर हम प्रिंटफ में बताएंगे उनको कि जो भी आपने एंटर किया है वो कौन सा कैरेक्टर था। तो दोस्तों कभी भी ध्यान रखिएगा जब भी हम सिंटैक्स या कोडिंग करेंगे प्रोग्रामिंग की, तो जो चीजें जहां पर होनी चाहिए या फिर जो स्मॉल लेटर में होना चाहिए वो स्मॉल लेटर में ही जाना चाहिए। जैसे कि इफ हम कहीं भी गलती कर देते हैं तो उसकी वजह से एरर जनरेट हो जाएगा। सो अब हम ये प्रोग्राम रन करते हैं। सो हमने मान लीजिए कैरेक्टर एंटर किया D, सो योर कैरेक्टर इज D शोइंग। इफ मान लीजिए हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं और अभी बहुत सारी चीजें एंटर कर देते हैं, तो जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा सिर्फ वही शो होगा, बाकी कैरेक्टर्स को प्रोग्राम ऑटोमेटिक डिस्कार्ड कर देगा क्योंकि उसमें एक ही कैरेक्टर सेव हो सकता है। अब मान लीजिए आप बहुत सारे कैरेक्टर सेव करवाना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए 20 तक के आप सेव करवाना चाहते हैं तो इस तरीके से 20 लिख सकते हैं, बट अब यहाँ कैरेक्टर की जगह आपको S यूज करना पड़ेगा। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब जो बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ यूज करना हो। तो सो मैं आपको करके दिखाता हूं फिर से रन। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा पंकज। सो देखिए अब पूरा का पूरा पंकज प्रिंट हो रहा है। मींस 20 कैरेक्टर तक के लिमिट का हम लोग इनपुट ले सकते हैं और आउटपुट दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था कैरेक्टर टाइप के या स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप और वेरिएबल्स को यूज करना। अब सबसे लास्ट में मैं आपको बताता हूं कि कैसे फ्लोट को यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे x, और हम प्रिंटफ में यूजर को बताएंगे प्लीज एंटर फ्लोट वैल्यू, और हम स्कैनफ से उस फ्लोट वैल्यू को रिसीव करके हमारे वेरिएबल x में इंसर्ट करवा देंगे। अब हम लोग उसी वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे योर फ्लोट वैल्यू इज %f फ्लोट के साथ में, और वेरिएबल x, जिससे कि x की वैल्यू हम लोग स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकें, और लास्ट में गेट ch। सो जैसे कि हम मान लीजिए एंटर कराते हैं 2.4, तो देखिए 2.40000 शो हो रहा है आपको। इफ हम फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं और विदाउट पॉइंट की वैल्यू देते हैं, जैसे मान लीजिए देते हैं 12, सो ऑटोमेटिक देखिए 12.0000 शो कर रहा है। मींस ये वेरिएबल पॉइंट्स में ही वैल्यूज को स्टोर करता है। सो दोस्तों इस तरीके से फ्लोट का बेसिक प्रोग्राम बन गया। इफ आपको चाहते हैं कि जैसे प्रोग्राम बनाए समीशन पे या एडिशन पे या मल्टीप्लिकेशन पे, तो आप जैसे हमने इंटीजर का प्रोग्राम बनाया था वैसे बना सकते हैं। आप 2 या 3 वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए, यूजर से वैल्यूज एंटर करवाइए, फिर उनके बाद में उनका एडिशन करवाइए, मल्टीप्लिकेशन करवाइए, सब्सट्रैक्शन करवाइए, उनमें से कोई भी चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने जो देखा है उसमें देखा कि हमने हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट किया, हमने इंटीजर में वैल्यूज ली और उनका एडिशन परफॉर्म करवाया, हमने कैरेक्टर में वैल्यूज ली, हमने स्ट्रिंग में वैल्यूज ली, और हमने इसके अंदर वैल्यूज ली। और यहाँ पर आप फाइल पे जाके सेव भी कर सकते हैं फाइल का नेम, कि आपको किस नाम से फाइल कहाँ पर सेव करनी है। सो दोस्तों ये एक बेसिक प्रोग्राम था। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम थ्योरीज को प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से हम प्रोग्राम में वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं, कैसे हम स्कैनफ प्रिंटफ फंक्शंस का यूज कर रहे हैं,
और किस तरीके से प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। इफ़ आप देखेंगे कि जो प्रोग्राम रन हो रहा है, इफ़ आप अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे बाद में प्रैक्टिस करने के लिए जब रन करें, इफ़ आपको कुछ समझ में ना आए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्राई करेंगे कि उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएं। सेकेंडली, इफ़ जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस वीडियो को एटलीस्ट 1 या 2 बार जरूर देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको उसको 2 या 3 बार देखना पड़ेगा, तभी हमारे वो प्रैक्टिस के अंदर आएगा। इफ़ किसी भी रीज़न से आपके प्रोग्राम में एरर जनरेट होता है तो एक बार वीडियो जरूर पूरा वापस देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कुछ छोटी सी गलती कर रहे होंगे, उसी की वजह से उस प्रोग्राम में एरर आ रहा होगा। तो दोस्तों, ये था कि बेसिक सी के अंदर प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं, बेसिक प्रोग्राम कैसे डेवलप किए जाते हैं। सो अब आप कोई सा भी प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं बेसिक में। अब इफ आपको और भी समझना है, जैसे एडवांस लेवल पे जाना है, तो वो भी हम लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे। बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस बेसिक की प्रैक्टिस कर लें। सो हम लोग एटलीस्ट नेक्स्ट 3 डेज बाद में फिर से नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तब तक मैं चाहता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। इफ आप प्रैक्टिस ना भी कर पाए तो इस वीडियो को जब भी देखें तो प्रैक्टिस करें 1 या 2 बार, जिससे जब भी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएंगे। सो अब आपको इतना आ चुका है कि आप एक बेसिक प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं सी में और उसको रन कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे प्रिंट करा सकते हैं, यूजर से इनपुट ले सकते हैं, सम करवा सकते हैं, एडिशन करवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, आपके जितने भी दोस्त जो कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं उनसे ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि हम इस टाइप के वीडियो आगे भी बनाते रहेंगे। तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस का अलर्ट आपके पास आ जाए और आप उन वीडियोस को देख पाएं। क्योंकि हम आगे आने वाले समय में C++, जावा एंड एडवांस जावा में भी जाएंगे और हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्सेज भी हमारे चैनल पर दिखाने वाले हैं। सो इफ आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर लैंग्वेजेस या फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड वी विल सी यू सून।